हेलो दोस्तों, तो हम बात करेंगे बीकॉम थर्ड ईयर के 2019 के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की पेपर के बारे में, जो कि फर्स्ट पेपर है। स्टार्ट करते हैं। पहले हम वेरी शॉर्ट एंड टाइप क्वेश्चन करेंगे। इसमें पूरा अटेम्प्ट करना है। दो दो नंबर की एक एक है, 10 क्वेश्चन है। तो पहला हमको क्या करना है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉर फीचर्स ऑफ शेयर। इसके बारे में हम क्या समझते हैं। इसके फॉर फीचर्स ऑफ शेयर पे जो अगर ये ही क्वेश्चन अभी तो 2 नंबर में आया तो सिर्फ इसकी मीनिंग लिख देंगे, लेकिन यही क्वेश्चन अगर 5 या 10 नंबर में आए तो उसके लिए फुल एक्सप्लेनेशन मैंने एक सेपरेट वीडियो में अच्छे से किया है। तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसको ऐसे समझ लेते हैं, फॉर फीचर्स ऑफ शेयर होता क्या है। फॉर फीचर्स ऑफ शेयर, व्हेन अ मेंबर fails to pay allotment or calls of issue price of his shares within a stipulated time, then the company has power to seize his membership and forfeit his shares। मतलब अगर कोई मेंबर वो अपनी अलॉटमेंट फीस देने में, जो उसको कॉल किया गया है, उससे पैसा मांगे गया है, उसको देने में असमर्थ रहता है, तो उसको नोटिस जारी करके उसका शेयर हम सीज कर सकते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं फॉर फीचर्स ऑफ शेयर। पहला हो गया। दूसरी वाली की बात करते हैं, व्हाट डू यू डिस्टिंग बिटवीन डिवेंचर एंड बॉन्ड्स। तो डिफरेंस हमको बताना है डिवेंचर और बॉन्ड्स में, वो देख लेते हैं। बॉन्ड्स आर डेट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय लार्ज कॉरपोरेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट एजेंसीज दैट आर बैक्ड अप बाय कोलेटरल्स और फिजिकल असेट्स। Debenture are debt financial instrument issued by private company, but any collaterals or physical asset do not back them। मतलब जो बॉन्ड्स होते हैं वो डेट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और इसको कौन जारी करता है, लार्ज कॉरपोरेशन, बड़े बड़े संस्थाएं लाइक गवर्नमेंट इशू करती है इसको। और जो डिबेंचर होते हैं उसको प्राइवेट करते हैं, प्राइवेट कंपनियां इसको इशू करती हैं। ठीक है, और बॉन्ड्स को बैकअप किया जा सकता है, लेकिन हमारे डिबेंचर को बैकअप नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ से हम क्या समझते हैं, ये देखते हैं। मतलब बेसिकली करंट लायबिलिटी वो होती है जिसको 12 महीने से पहले जिसको पे करना है। ठीक है, लाइक इसको समझ लेते हैं अच्छे से। करंट लायबिलिटीज इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ अ कंपनी विच इज टू बी पेड विद इन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। टू फुलफिल दिस ऑब्लिगेशन कंपनी में यूज द इट्स असेट्स और मे क्रिएट्स न्यू लायबिलिटीज। मतलब ये एक ऑब्लिगेशन होता है कंपनी के ऊपर जिसको पेड करना होता है विद इन ईयर, मतलब 12 महीने के पहले पहले इसको पेड करना होता है। ठीक है, लाइक इसका क्या क्या एग्जांपल है, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर टैक्स, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, यही सब ये सब हो गया। बात करते हैं करंट लायबिलिटी के बाद। डिफाइन गुडविल। गुडविल क्या होती है, इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है गुडविल के लिए। जब 10 नंबर में पूछे गुडविल क्या होता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूँगा, आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं गुडविल है क्या। मैंने यहाँ पे गुडविल लिख रखा है, मैंने ये 10 नंबर के लिए लिख रखा है। मीनिंग भी है, मैं सिर्फ मीनिंग बताऊँगा आपको, ये सब वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो गुडविल क्या होता है, गुडविल इज़ द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। रेपुटेशन मीन्स अवेयरनेस अबाउट द एंटरप्राइज इन द पर्टिकुलर बिजनेस लाइन। मतलब गुडविल मतलब वो ख्याति, एक रेपुटेशन है बिजनेस का, मतलब ये रेपुटेशन है बिजनेस का। गुडविल की प्राइस भी होती है, मतलब ये डिस्क्राइब करता है, ये डिफ़ाइन करता है, ये आपको अवेयर कराता है कि आपका बिजनेस कितना विख्यात है, कितने जगह फेमस है, कितना चलता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं गुडविल। मतलब आपकी ख्याति कितनी है, आप कितने प्रचलित हो, आप कितना बिजनेस करते हो, यही गुडविल कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, डिस्टिंग्स बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। तो पहले हम समझ लेते हैं एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, उसके बाद समझ लेंगे सुपर प्रॉफिट क्या होता है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ गुडविल
valuation that is used commonly in this method. The value of goodwill is calculated by multiplying the average estimated profit or average future profit with the number of year purchase. मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड है गुडविल वैल्यूएशन का। ये कैलकुलेट किया जाता है एवरेज फ्यूचर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे हम नंबर ऑफ ईयर्स जितने परचेज किए हैं उसमें, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है, इसका मतलब क्या है। तो सुपर प्रॉफिट method is one of the method among the various methods used for valuation of goodwill of a firm or a business. Goodwill is regarded as an intangible asset that is representation of the non-physical items which play an important role in increasing a company's valuation in the market. It is usually taken into consideration at the time of merger and acquisition. मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड में कई सारे मेथड एक मर्ज हुए रहते हैं एक में। ये कंपनी के वैल्यूएशन को इंक्रीज करने में बहुत अहमियत रखता है, बहुत वैल्यू रखता है। ये कब निकाला जाता है? ज़्यादातर जब हम मर्ज करते हैं कंपनियों को तब, या एक्विजिशन के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रिंसिक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो इसके बारे में समझते हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑन द पर्टिकुलर डेट व्हेन द आउटसाइडर लायबिलिटीज इज deducted from the realizable value of assets and is divided by the numbers of outstanding shares to get the intrinsic value of the shares. The price at which are quoted in stock exchange for its sale and purchase or transfer is known as market value of shares। मतलब मार्केट वैल्यू हमको क्या बताता है? मार्केट वैल्यू हमको बताता है मार्केट में हमारे स्टॉक की प्राइस की वैल्यू कितनी है, और इंट्रिंसिक वैल्यू हमको ये बताता है कि जो हमारे असेट्स हैं हमारी कंपनी में उनकी आंतरिक वैल्यू, उनकी रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम व्हाट इज़ डिवाइजिबल प्रॉफिट। डिवाइजिबल प्रॉफिट क्या है? Divisible profit or a portion of profit that can be legally distributed as a dividend to the shareholder is known as divisible profit। प्रॉफिट या प्रॉफिट का कोई भी अंश या हिस्सा जो लीगली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है एज ए डिविडेंड, किसको? हमारे शेयर होल्डर को, इसको कहते हैं डिवाइजिबल प्रॉफिट। ठीक है, आगे बात करते हैं, हमने कहाँ पे थे? यहाँ पे डिवाइजिबल प्रॉफिट पे। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, इसको देख लेते हैं यहीं पे। तो रियलाइजेशन अकाउंट इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ असेट्स एंड डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटीज अ नॉमिनल अकाउंट इज ओपनड नोन एज रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, मतलब कंपनी के डिस्चार्ज होते टाइम, कंपनी के विघटन होते टाइम हम जब सबको उनकी लायबिलिटीज़ पे कर रहे होते हैं तो उस टाइम असेट को सेल करके और लायबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करने के लिए एक नॉमिनल अकाउंट बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, आगे बात करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के बाद क्या आएगा भैया? ये होल्डिंग कंपनी फॉर्म, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अच्छे से बनाऊंगा, तो मैं पिन कर दूंगा, तो उसको बाद में देखेंगे। इसको अब आगे बढ़ते हैं। डिस्टिंक्ट बिटवीन कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट। तो कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है और रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिखा है हमने, कैपिटल प्रॉफिट आर द प्रॉफिट अर्न ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो कैपिटल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो फिक्स्ड एसेट को बेचकर प्राप्त किया जाता है। जैसे सेलिंग ए मशीनरी कॉस्टिंग 3000 फॉर
4,000 जनरेट अ प्रॉफिट ऑफ 1,000। मतलब कोई मशीन हमने खरीदी कितने में भैया, खरीदी हमने 3,000 में और बेची कितने में, 4,000 में। तो हमने 1,000 का कितना प्रॉफिट कमाया। ठीक है, ये होता है कैपिटल प्रॉफिट। अब रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट रिजल्ट फ्रॉम ट्रेडिंग, मतलब जो हम ट्रेड करके कमाते हैं। मतलब जैसे मैंने कोई स्टॉक खरीदा है, सेलिंग मर्चेंडाइज कॉस्टिंग, मैंने कोई स्टॉक खरीदा 6,000 का, उसको बेच दिया, उसको जनरेट करके बेच दिया 9,000 का, तो हमको कितने का प्रॉफिट हुआ, 3,000 का। तो दैट इज रेवेन्यू प्रॉफिट। ये स्टॉक को बेच करके हम कमाते हैं, ये हम कोई फिक्स्ड एसेट पे कमाते हैं। समझ आया? आगे बात करते हैं। तो हमने यहाँ तक कर लिया, ये वाला सेक्शन हो गया। तो दूसरा वाला बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय। मैंने ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वाला एक अलग से वीडियो बनाया है, अब उसको आप देख सकते हैं अगर आपको अच्छे से मतलब हो। और मैंने ये जो इसमें अथवा करके है, ये कंपनीज़, ये न्यूमेरिकल है, ये वाला भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। अगर दोनों को आप अच्छे से देखना हो तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इन दोनों का लिंक, तो आप देख सकते हैं। बाकी मैं अभी जो मैंने सॉल्व किया था क्वेश्चन उसको मैं समझाऊंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए मैं जो सॉल्व किया उसको अच्छे से समझाऊंगा, ऐसे ऐसे हुआ है। बाकी आपको डिटेल में देखना है तो आप पिन किए रहूँगा, वो देख लीजिएगा। तो पहले मैं ये इस वाले पार्ट में मैं ये न्यूमेरिकल करने वाला हूँ। तो न्यूमेरिकल क्या है, अ कंपनी हैड एज पार्ट ऑफ इट्स शेयर कैपिटल 10,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो 10,000 वाले इसके रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैं ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड। 10,000 कितने वाले हैं, 100 रुपये वाले हैं और फुल्ली पेड हैं। व्हेन द शेयर्स बिकम ड्यू फॉर रिडेम्पशन द कंपनी हैड 6 लाख इन इट्स रिजर्व फंड। जब पेमेंट ड्यू हुआ तो इसके रिजर्व फंड में कितना पैसा था, 6 लाख रुपए था। द कंपनी इशूज नेसेसरी इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹25 स्पेशली फॉर द पर्पज ऑफ रिडेम्पशन एंड रिसीव्ड कैश इन फुल। मतलब कंपनी ने इशू किया नेसेसरी इक्विटी शेयर, ये नहीं बताया कितना इक्विटी शेयर इशू किया है, नेसेसरी बताया है। मतलब ये क्वेश्चन कौन वाला है हमारा, पहले हम एक मिनिमम इशू वाला है, इसको हम पहले स्टेटमेंट बनाएंगे हम न्यू शेयर का, उसको निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे पर्पज रोटेशन इन फुल द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वेयर देन पेड आउट ऑफ द न्यू शेयर द बैलेंस बीइंग मेड फ्रॉम द रिजर्व फंड मेक द नेसेसरी जनरल एंट्री रिकॉर्डिंग द एबव ट्रांजेक्शन। तो हमको नेसेसरी जनरल एंट्रीज बनानी है। ठीक है, तो बनाते हैं। तो मैंने सॉल्व करके रखा है, मैं आपको सीधा सीधा समझाऊंगा कैसे किया है। टाइम बचाने के लिए सीधा सीधा कर दिया है पहले। तो हम सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे शोविंग नंबर ऑफ न्यू शेयर। तो हमको बताया नहीं, नेसेसरी बताया था। हम लोग पहले क्या लिखते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने थे, 10,000 थे, कितने वाले थे, 100 वाले थे। ठीक है, तो ये हो गया 10 लाख सीधा सीधा। उसके बाद प्रीमियम और रिडेम्पशन, हमको पैसा बढ़ा के वापस करना था या उतना ही वापस करना था। पूरे सवाल में पढ़ने के बाद कहीं प्रीमियम और रिडेम्पशन नहीं मिला, मतलब पैसा बढ़ा के वापस नहीं करना है। 10 लाख पूरा उतरेगा, इसमें से लेस करेंगे जो हमारे पास रिजर्व फंड अवेलेबल होते हैं, अवेलेबल जो रिजर्व होते हैं उसको इसमें से माइनस करते हैं। तो हमारे पास एक रिजर्व फंड अवेलेबल था, तो कितने का था वो, 6 लाख का था। 6 लाख इसमें से घटाएंगे तो नेट अमाउंट रिक्वायर्ड आएगा, कितना आएगा, 4 लाख रुपये आएगा। उसके बाद इसमें भाग देंगे इशू प्राइस ऑफ न्यू शेयर। इशू प्राइस कितने का था, 25 रुपये का था इशू प्राइस। तो नंबर ऑफ न्यू शेयर आएगा हमारा 16,000। ठीक है, तो अगर प्रीमियम और रिडेम्पशन करते हैं, जो शेयर को पैसा बढ़ा के ज़्यादा वापस करते हैं या जितना लिया उतना वापस करते हैं, दोनों के लिए अलग अलग बनता है। तो इसमें पैसा बढ़ा के वापस नहीं करना है, जितना लिए हैं उतना ही वापस करना है। तो इसके लिए क्या क्या बनाते हैं हम, न्यू इशू करते हैं, उसके बाद कैपिटल CRR मेंटेन करते हैं। तो न्यू इशू में हम कितना है, हमारा न्यू शेयर कितना है, 16,000। 16,000 कितने वाले, 25 वाले, 25 का। तो ये 4 लाख रुपए हमने न्यू इशू किए हैं। और CRR में हमारे कितने थे भैया, 6 लाख रुपए हमने पढ़ के आए हैं, CRR में इतने रुपए हैं। तो ये हमने कर ली। अब हम बनाएंगे जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। ठीक है, तो पहली एंट्री होती है हमारी बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के जब बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल के जब हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल है तो 16,000 और ये 25 वाले थे, तो 4 लाख डेबिट हो जाएगा
और 4 लाख क्रेडिट हो जाएगा, 4 लाख क्रेडिट 4 लाख डेबिट। उसके बाद दूसरी एंट्री होती है हमारी रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR, रेवेन्यू रिजर्व डेबिट टू CRR। तो 6 लाख डेबिट हो जाएगा, 6 लाख क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड एंट्री होती है हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जो कि है नहीं, हमको प्रीमियम पे पैसा वापस नहीं करना है, ठीक है। तो थर्ड वाली स्किप होगी। उसके बाद फोर्थ वाली होगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। तो प्रीमियम और रिडम्पशन है नहीं, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट होगा, कितना है 10 लाख है, और टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो 10 लाख डेबिट 10 लाख क्रेडिट, ठीक है। एक स्किप हुआ है वो प्रीमियम वाला, ठीक है। और हम अब पांचवी बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10 लाख डेबिट 10 लाख क्रेडिट, ठीक। हमने सॉल्व कर दिया दूसरा वाला क्वेश्चन। आगे बात करते हैं भैया